नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ लिया था। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, ब्लड के डिफिनीशन, फंक्शंस और कंपोजिशन, और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग। तो आज का हमारा तीसरा पार्ट है। आज हम उसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्लड कोagulation और ब्लड के डिसऑर्डर का। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा ब्लड का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड कोagulation की। ब्लड कोagulation क्या होता है? टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इंजरी एंड कट। ब्लड के लॉस को यानी कि एक्सेसिव लॉस को रोकने के लिए ही या रोकने के प्रोसेस को ही कोagulation बोलते हैं। जैसे कि जहाँ मान लीजिए कहीं इंजरी हो गया है, कट हो गया है, हार्ट कहीं चोट पहुंच गया है, तो उसे रोकने को या प्रिवेंट करने को ही ब्लड कोagulation बोलते हैं। ब्लड कोagulation से पहले चीज हम समझ लेते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस दो शब्द से मिलकर बना है। हीम यानी कि ब्लड, स्टेसिस मतलब इनहिबिट या फिर स्टॉप करना। अब हीमोस्टेसिस में 3 स्टेप आ जाते हैं। सबसे पहला आता है वैसोकंस्ट्रिक्शन की वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड को कोagulate कर देना या ब्लड के ब्लीडिंग को रोक देना। दूसरा आता है प्लग फॉर्मेशन और तीसरे में हमारा आ जाता है ब्लड कोagulation। तो चलिए एक एक को करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन की। वैसोकंस्ट्रिक्शन में प्लेटलेट जो होते हैं वो हमारे डैमेज सेल के पास आते हैं। केम इनटू कांटेक्ट विथ डैमेज सेल, यानी कि जहाँ पे कटा होगा डैमेज सेल पे, मान लीजिए वेसल भी यहाँ कट गया तो यहाँ पर हमारे प्लेटलेट जो होंगे वहाँ पर आके एग्रीगेट होंगे। दे एडहेयर टू द डैमेज वाल, यानी पर जहाँ पर डैमेज वाल होगा वहाँ पर आके एडहेयर करेंगे, यानी वहाँ पे आकर चिपक जाएंगे। रिलीज सीरोटोनिन, ये वहीं वहाँ पर सीरोटोनिन रिलीज करवाएंगे, यानी कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। इसका काम होगा कि जो वेसल्स होंगे वहाँ के उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा और ब्लड के वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने पर जो हमारा ब्लड फ्लो होगा, यानी कि जो ब्लड ब्लीडिंग हो रहा होगा उसको कुछ रिड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद थ्रोम्बोक्सिन आर रिलीज्ड बाय द डैमेज वेसल इट सेल्फ। जो थ्रोम्बोक्सिन होगा वो हमारे जो डैमेज वेसल्स होंगे उनके द्वारा रिलीज किया जाएगा। अब बात करते हैं कि थ्रोम्बोक्सिन क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। थ्रोम्बोक्सिन जो हमारा होता है ये एक वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। ये फैसिलिटेट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, यानी कि प्लेटलेट को आके उनके ब्लड वेसल पे, मान लीजिए यहाँ पर इंजरी हो गई, यहाँ पर ब्लड बाहर निकल रहा है। अब ये जो थ्रोम्बोक्सिन है ये हमारे ब्लड वेसल को कांस्ट्रिक्ट करवाएगा, यानी कि इसको कांस्ट्रिक्ट यानी कि इसको जोड़ने का काम करेगा, कांस्ट्रिक्ट सिकोड़ने का काम करेगा। और फिर दूसरा फंक्शन इसका प्लेटलेट को एग्रीगेट करवाएगा, यानी प्लेटलेट जो इसमें पड़े होंगे इनको सब यहाँ पर लाकर जोड़ने का काम करेगा। ये हमारे थ्रोम्बोक्सिन का वर्क होता है। अब बात करते हैं दूसरा जो स्टेप होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। एडहेयर प्लेटलेट्स क्लम्प टू ईच अदर, यानी कि जो प्लेटलेट होंगे उनको एडहेयर करेगा, क्लम्प यानी कि उसके चिपकने या इकट्ठा होने के लिए, जहाँ पर हमारे ब्लड का, यानी कि वहाँ जहाँ पर ब्लड क्लॉट हो रहा होगा, जहाँ पर ब्लड निकल रहा होगा, रिलीज होगा। रिलीज अदर सब्सटेंस इंक्लूड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और फिर वहाँ पर रिलीज करवाएंगे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसे हम एडीपी भी बोलते हैं। उसका काम होता है अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट टू द साइट, यानी कि जहाँ पर कटा होगा, इंजरी हुआ होगा, वहाँ पर प्लेटलेट्स को और एग्रीगेट करना या अट्रैक्ट करवाना। फिर दूसरा स्टेप इसमें होता है मूविंग प्लेटलेट्स ऑलरेडी स्टिक एट द डैमेज वेसल सेल, जो कि प्लेटलेट्स हमारे मूव हो रहे होंगे वहाँ पर उसके आसपास पे, डैमेज वेसल पे ऑलरेडी जाकर चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। फिर इसमें स्टेप आ जाता है दिस इज ए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फॉर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक होता है प्लेटलेट प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के रूप में। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इज यूजुअली कंप्लीट बाय 6 मिनट आफ्टर इंजरी, यानी कि प्लेटलेट का जो समय होता है प्लग फॉर्मेशन का वो 6 मिनट के अंदर हो जाता है इंजरी के बाद। अब बात करते हैं हम तीसरा कोagulation की। कोagulation का डेफिनेशन हम जान लेते हैं। टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इंजरी एंड कट एंड हर्ट, यानी कि प्रिवेंट करना एक्सेसिव ब्लड लॉस को, कहाँ से, इंजरी से, कट से या कहीं पर चोट लगा वहां से।
इट इज यूज वैरायटी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर प्रिवेंटिंग, यानी कि प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा इन प्लाज्मा, जो कि इनएक्टिव स्टेट में होता है। जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं अगर प्लाज्मा प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, अगर कहीं पर कटा या चोट लगा तब वो फिर एक्टिवेट होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। चलिए देखते हैं क्लॉटिंग फैक्टर को। तो सबसे पहला फैक्टर यानी कि फर्स्ट फैक्टर वो होता है फिब्रिनोजन, दूसरा है हमारा प्रोथ्राम्बिन, तीसरा हमारा है टिश्यू फैक्टर, चौथा हमारा है कैल्शियम, पांचवा जो होता है लेवाइल फैक्टर या फिर प्रोएसिलिन इसे बोलते हैं। फिर पांचवा छठा जो होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सातवां हमारा है प्रोकन्वर्टिन या फिर स्टेबल फैक्टर इसे बोलते हैं। और फिर बात करते हैं आठवें की। आठवां हमारा होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। फिर नवा हमारा होता है AHF या फिर क्रिसमस फैक्टर। फिर जो 10 नंबर का होता है फैक्टर उसे हम स्टर्ट फैक्टर बोलते हैं। जो हमारा 11 नंबर का होता है उसे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। 12 नंबर का जो होता है हेगमैन फैक्टर या फिर उसे ग्लास फैक्टर बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम 13 नंबर की फिब्रिनोजन स्टेबलाइजर फैक्टर होता है, यानी कि हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो 13 होते हैं, जिसमें जो हमारा छठा नंबर का होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसे होता है, इसको कल्पना कर लिया गया कि वो होता है छठा नंबर का। अब बात करते हैं हम कि ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म क्या होते हैं। तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्राम्बिन एक्टिवेटर, यानी कि प्रोथ्राम्बिन को जो एक्टिवेट करता है उससे हम उसका फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में होता है। और दूसरा जो होता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्राम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, जो हम प्रोथ्राम्बिन को एक्टिवेट कर लेंगे फिर उसको कन्वर्ट करने वाला थ्रोम्बिन में उसका कन्वर्जन होगा सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसमें ब्लड क्लॉटिंग में। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले पहला स्टेप देखते हैं, यानी कि प्रोथ्राम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्राम्बिन कैसे एक्टिवेट होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्राम्बिन एक्टिवेटर ये 2 टाइप से हो सकता है। सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे हो सकता है और दूसरा एक्सटेंसिक पाथवे। अब देखते हैं हम कैसे होगा एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सटेंसिक में आ जाते हैं जो कि डैमेज टिश्यू होते हैं, इंट्रिंसिक यानी कि प्लेटलेट्स जो उसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये दोनों मिलकर या एक एक करके ये सब हमें प्रोथ्राम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप इनका यही होता है। अब प्रोथ्राम्बिन एक्टिवेटर जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट कर देगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्राम्बिन एक्टिवेटर, यानी कि ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये प्रोथ्राम्बिन को एक्टिवेट करता है। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है प्रोथ्राम्बिन के एक्टिवेटर को एक्टिवेट करना। अभी थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट हो गया। अब दूसरा स्टेप होगा हमारा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्राम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ये जो हमारा प्रोथ्राम्बिन है इसको कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। और फिर तीसरा जो होता है हमारा स्टेप कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, यानी कि जो फिब्रिनोजन है इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। जो कि हमारा फाइब्रिन जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि जहाँ पर कटा या हर्ट हुआ होगा वहां पर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, थ्रेड बना लेगा, यानी कि वहां पर एक मेस बना लेगा। तो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं जैसे कि WBC RBC या प्लेटलेट्स वो आकर इस मेस में फंस जाएंगे और फिर ब्लड का जो बाहर निकल रहा होता है यानी कि ब्लीडिंग हो रहा होगा वो बंद हो जाएगा। सबसे पहले लूज बना लेंगे, फिर कुछ देर बाद ये जो फाइब्रिन होगा वो स्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कि फिर हमारा ब्लड जो ब्लीडिंग हो रहा होगा वो एकदम स्टॉप हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्लड के डिसऑर्डर्स की। तो इसमें हम 3-4 ब्लड डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एनीमिया, दूसरा हमारा है हीमोफीलिया, तीसरा है सिकल सेल एनीमिया और चौथा है थैलेसेमिया। अब बात करते हैं सबसे पहले एनीमिया की। ए कंडीशन इन व्हिच द ब्लड डज नॉट हैव इनफ हेल्थी आरबीसी। एक हीमो एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आरबीसी जो है हेल्थी नहीं होता, यानी कि जो जितना हमें चाहिए उतना आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी का काम होता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना।
लंग्स से टिश्यू तक, यहाँ पर लंग्स होगा। फिर बात करते हैं एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम ए लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स और डिसफंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी। एनीमिया इसलिए काज होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल की कमी हो जाना, या फिर रेड ब्लड सेल में कोई डिसफंक्शन या कमी आ जाना ब्लड सेल में, यानी कि जो बॉडी में हमारे प्रेजेंट होते हैं। दिस लीड टू रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो टू द बॉडी। जैसा कि हम जानते हैं हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर ये कम हो जाएगा तो हमें ऑक्सीजन को कैरी करने वाला जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की हमें कमी होने लगेगी। अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स की कि एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है फटीग, यानी कि थकान महसूस होगा। दूसरा वीकनेस, कमजोरी। एलोइस स्किन, यानी कि स्किन का पीलापन हो जाना। इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि हार्ट का जो होगा इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी। चेस्ट पेन हो सकता है। कोल्ड हैंड एंड फीट हो सकता है, यानी कि हाथ पैर ठंडे हो जाना। अब बात करते हैं इसके काज, मतलब क्यों हो सकता है, किसके कमी से। ब्लड लॉस हो सकता है, यानी कि मान लीजिए कहीं इंजरी एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, तो एनीमिया काज हो सकता है। लैक ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, यानी कि कोई कमी हो जाए हमारे शरीर में जिससे आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए, तो एनीमिया हो सकता है। या फिर तीसरा है हाई रेट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन, यानी कि बनने की जो दर है वो कम है, लेकिन जो उसका डिस्ट्रक्शन होने का जो रेट है वो हाई है, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हाई हो, तब हमें एनीमिया काज हो सकता है। अब बात करते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया ए डिसऑर्डर इन व्हिच ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली। जैसा कि हम जानते हैं 6 से 8 मिनट में हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। अगर 8 मिनट से ज़्यादा लगता है तो हम उसे एक डिजीज के नाम से जानते हैं, उसे हम बोलते हैं हीमोफीलिया। When blood cannot clot properly, excessive bleeding, internal and internal occurs after injury or damage। यानी कि अगर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा प्रॉपरली तो बहुत सारा ब्लड ब्लीड हो सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। ये जो हीमोफीलिया होता है एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि हमारे पेरेंट्स से ये आता है या आ सकता है। अब बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। इट इज ए ब्लड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट रेड ब्लड सेल। ये एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जो कि हमारे रेड ब्लड को सेल को अफेक्ट करता है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल आर राउंड, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा नॉर्मल रेड ब्लड सेल होता है वो राउंड होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, इसीलिए जो हमारे यानी कि आरबीसी होता है उसका शेप इरेगुलर हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो अगर शेप इसका चेंज हो जाता है तो इसके सरफेस एरिया कम हो जाते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो पाता है। चलिए देखते हैं नॉर्मल रेड ब्लड सेल आर राउंड बट हु हैव सिकल सेल एनीमिया hemoglobin become defective and cause the red blood cell to change shape। अब बात करते हैं इसके सिम्टम की। सिम्टम में हो सकता है पेन इन जॉइंट्स, स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी होता रहता है। विजन प्रॉब्लम, देखने में भी दिक्कत हो सकता है उनको। अब बात करते हैं थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है, ए ब्लड डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटॉन, यानी कि एक ऐसा डिजीज है जिसमें जो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला प्रोटीन होता है यानी कि हीमोग्लोबिन, उसको वो कम हो जाता है नॉर्मल अमाउंट से। थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, यानी कि ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय लेस ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन यानी कि हीमोग्लोबिन एंड लोअर आरबीसी देन नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से आरबीसी का कम हो जाना, ये थैलेसीमिया कहलाता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब बात करते हैं हम ल्यूकोसाइटोसिस की। इसमें होता है ए हाई लेवल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी का हाई लेवल हो जाना ही ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। काज इसके आने के जो कारण होते हैं रिसेंट सर्जरी, स्टेरॉइड यूज या फिर मेडिकेशन के साइड इफेक्ट। सिम्टम हो सकता है इसके फीवर, फीलिंग वीक, सिक, ट्रबल इन ब्रीथिंग, थिंकिंग और सीइंग, यानी कि सांस लेने में दिक्कत और सोचने में और देखने में। लूजिंग वेट, यानी कि वेट का कम हो जाना। पुअर एपेटाइट, भूख कम लगना।
अब बात करते हैं ल्यूकोपेनिया। जैसा कि हमने देखा ल्यूकोसाइटोसिस में व्हाइट ब्लड सेल का लेवल हाई हो जाता है, और जो ल्यूकोपेनिया होता है इसमें ब्लड जो होता है आरबीसी का उसका डिक्रीज हो जाता है, यानी कि एकाएक डिक्रीज हो जाने के डिस्फंक्शन को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। बस यहीं पर आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। ब्लड के पूरे टॉपिक कवर हो गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।